नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है, जहां हम इससे पहले क्लास 10th के हिस्ट्री के लेसन थर्ड को डिस्कस कर रहे थे। कहा जाए इस लेक्चर में थोड़ा सा बाकी रह गया था, थोड़ा बहुत पार्ट आज कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कहा जाए इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने कहीं ना कहीं रेशम मार्ग को समझाया था। अगर कहा जाए ये रेशम मार्ग क्यों इम्पोर्टेंट था, सबसे पहली बात है कि रेशम मार्ग से ही बहुत सारे रूट जुड़े हुए थे, रास्ते जुड़े हुए थे जहां से व्यापार होता था। अगर कहा जाए ये व्यापार के जो मार्ग थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे किसी भी व्यापार या ट्रेड को बढ़ाने में। आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी इनका बहुत सहायता थी। अगर कहा जाए कोई भी वस्तु जो भारत के पास नहीं है वो दूसरे देश से खरीदने बड़ा आसानी होता था। जिस समय की बात हो रही है रेशम मार्ग भारत, चीन, अफ्रीका और यूरोप तक फैला था। और कहा जाए तो एक टाइम में रोमन साम्राज्य से भी व्यापार इंडिया का होता था इसी रूट के माध्यम से। और अगर कहा जाए तो ये जो आप देख रहे हो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और भारत के बीच जो संबंध आप देख रहे हो, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं विश्व पटल पर, ये कहीं ना कहीं एक टाइम तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसके पीछे का रीजन ये था कि और भी लोग ये सोचते थे कि बस खाली अफ्रीका, यूरोप और कहीं ना कहीं हमारा एशिया, यही तीन एक क्या है पूरे पृथ्वी पर एक भूभाग है और कोई भूभाग शेष नहीं है। ये तब तक लोगों के मन में था जब तक वो नाव से कहीं ना कहीं अमेरिका तक नहीं पहुंचे थे। अगर कहा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा और भी व्यापारिक मार्ग खोजे हैं समय समय पर। जैसे अगर हम कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि पहला नाविक यात्री था जो कि स्पेन से निकला, यानी पुर्तगाल या स्पेन से निकला, जो कि एक खोज की तलाश में निकला था कि वो एक नए महाद्वीप यानी भारत की ओर बढ़ेगा, क्योंकि उसने भारत का नाम बहुत सुना था। और भारत में उसमें आपको पता होगा कि व्यापार के लिए भी बहुत सारे दोस्त जो लोग थे वो केरला के साइड आके व्यापार किया करते थे 1 सेंचुरी से लेकर 5 सेंचुरी के बीच में। तो उसने ये सब सुन रखा था। तो अब होता क्या है कि वो व्यापार करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया की ओर आता है। पर होता क्या है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो कहीं ना कहीं नाव लेके अपनी यात्रा शुरू करता है, पर अंत में क्या होता है कि उस नाविक बेड़ा के सामने कहीं ना कहीं तूफान आ जाता है। और ये तूफान इतना भयानक होता है कि उसका रूट चेंज होकर वो कहाँ चल जाता है, एक नए महाद्वीप पर जिसका नाम अमेरिका होता है। वहां जाता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे फसलों को देखता है, वहां की हरियाली को देखता है, वहां की प्रकृति को देखता है। पर होता क्या है, कुछ समय बाद हम देखते क्या है कि इंडिया के साथ भी ऐसा ही होता है। 1498 के टाइम आप देखोगे, 1498 के टाइम कहीं ना कहीं आप देखोगे वास्को डिगामा भारत की ओर आता है। और भारत की तलाश में करीबन कई सालों से पुर्तगाली लोग करीबन 28 सालों से लगे हुए थे। पर ये सबसे पहली सफलता थी वास्को डिगामा के टाइम में। वास्को डिगामा ने अफ्रीका का रास्ता चुन के भारत तक पहुंचने का बहुत बड़ा श्रेय हासिल किया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कहानी क्या है, कि ये जो लड़ाई चल रही थी कम से कम 28 साल 30 साल से चल रही थी कि भारत तक पहुंचना है। पर कोई अब तक सफल नहीं हो पाया था। कोई अमेरिका पहुंच गया तो कोई भारत की ओर पहुंच गया। पर अगर कहा जाए तो ये यूरोप के इतिहास में एक बड़ा गलत तरीके को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे भारत के लोग बड़ा गलत तरीके से बोलते हैं कि भारत की खोज हुई थी। पर आप अगर देखोगे भारत या अफ्रीका की खोज, भारत या अमेरिका की खोज हुई नहीं है। किसी भी देश को खोजा नहीं जा सकता, वो देश पहले से एग्जिस्ट करता है। बस उसका आप देखोगे कि एक व्यापारिक मार्ग खोजा गया कि हाँ इस रास्ते से हम आ जा सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई और रास्ता नहीं था। तो अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ये लोग पहुंच गए भारत। तो भारत पहुंचने के बाद देखोगे ये कंपनी खुली, कंपनी के बाद आप देखते हो कहीं ना कहीं इनके लोग आके भारत में राज करने लगे। तो अपना अपना वो तो अलग प्रोस्पेक्टिव है, जब हम आगे बात करेंगे उपनिवेश की तब हम बात करेंगे उस सब चीजों पर। फिलहाल अगर आप यहाँ तक समझ गए तो यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस जब वो अमेरिका को खोज लेता है तो फिर कहीं ना कहीं वापिस यूरोप की ओर बढ़ता है और पुर्तगाल में बताता है कि मैंने एक नए महाद्वीप की खोज कर ली है जहाँ पर संसाधन की प्रचुर मात्रा है। यहाँ पर बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ हम आगे चलकर व्यापार स्थापित कर सकते हैं। और अगर कहा जाए तो उस टाइम अमेरिका में कुछ मुख्य फसलें उगाई जाती थी, जैसे आलू, मीठे आलू जिसको आप शकरकंद कहते हो, और कहीं ना कहीं जो मूंगफली आता है वो उगाई जाती थी। और कहा जाए तो वहां पर आपको बता दें एक आबादी रहती थी जिसे रेड इंडियन कहते थे। रेड इंडियन मतलब आपको पता होगा सांवले अमेरिकन रहते थे। तो ये कहानी 16 या 17 सेंचुरी के आसपास हम लेके चल रहे हैं, जहां पर आलू की पहली उपज हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोप तक इंट्रोड्यूस होती है आलू। और आलू इतने ज्यादा आलू को लेकर वो निर्भर हो जाते हैं, आलू के सिवा उन्हें कुछ दिखता नहीं यूरोपीय लोगों को। और हम देखते क्या है कि आयरलैंड में इसको देखते हुए भूखमरी हो जाती है। और यही आलू अगर कहा जाए तो भारत में भी आता था, चाइना भी पहुंचा इसी रास्ते से। जो आप रेशम मार्ग पढ़ते हो उसी रास्ते से पूरे रूट तक जो आलू है ये कहीं ना कहीं रेशम मार्ग के माध्यम से बहुत सारे देशों तक प्रोवाइड हुआ। जहां आलू उगाया भी नहीं जाता था वहां तक आलू पहुंच पाया। तो आलू का इतिहास है, सब सब्जियों का अपना अलग इतिहास रहा है, या कुछ फलों का भी अपना अलग इतिहास रहा है, जिसको हम आगे चल के फिर से डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में। और कहा जाए तो जो आप यहाँ पर देख रहे हो सिनेरियो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो वापस लौट गया, तो हम देखते क्या है कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि यूरोप में एक बीमारी फैलती है जिसका नाम होता है चेचक।
और आपको चेचक बीमारी के बारे में पता ही होगा, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। और ये क्या होता है, इतनी तेजी से फैलती है कि हम देखते हैं कि यूरोप में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पर वो इन फ्यूचर में वो क्या करते हैं, उसका औषधि यानी एक ट्रीटमेंट वो बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हाँ, जब वो ट्रीटमेंट बना लेते हैं, उसका इलाज बना लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि भैया हम जब इसका इलाज बना दिए तो फिर कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं दूसरे देश तक पहुंच पाए। क्योंकि उनको काम ये था कि भैया अगर हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश में ये आबादी को नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और अगर कहा जाए तो उस समय उतना बुद्धि भी किसी को था नहीं, जैसे आपको लग रहा है, किताब पढ़ के मुझे भी लग रहा था ये। पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो होता क्या है, कुछ यूरोपियों को चिकन पॉक्स रहता है और वो चल जाते हैं कहाँ पर, अमेरिकी महाद्वीप पर। और होता क्या है, अमेरिकी महाद्वीप में पहली बार किसी जैसे ऐसी बीमारी को इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया था। यही बीमारी होती क्या है, बहुत मैक्स लेवल पर फैलती है कहाँ पर, रेड इंडियंस के बीच में। और यही रेड इंडियंस को आधी रेड इंडियन जो अमेरिका की आबादी होती है जिसे रेड इंडियन कहा जाता था, आधी रेड इंडियन की आबादी खत्म कर दी जाती है इसी बीमारी के द्वारा। क्योंकि इसका इलाज सिर्फ यूरोपियंस को पता था। और कहा जाए तो इंडिया में तो बहुत बाद में इसका इलाज आया जिससे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में भी गुलाम था और इंडिया के लोगों को भी उनको मारने का सपना था कि भाई इंडिया के लोगों को मार देंगे, उनके संसाधन को छीन लेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि बहुत बड़े भूभाग में क्या होता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और इनके मरने के बाद जो जो देश खाली हुए थे, अमेरिका में जो जो हिस्से खाली हुए थे, उन हिस्सों पे कब्जा करने की लड़ाई चालू हो गई। आप देखोगे ब्रिटेन और फ्रांस के इतिहास में भी काफ़ी लंबी लड़ाई चली है अमेरिका को लेने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं, ब्रिटेन गुलाम बनाता है, फिर फ्रांस गुलाम बनाता है, फिर स्पेन गुलाम बनाता है। तो अलग अलग देशों के द्वारा अमेरिकी महाद्वीप को गुलाम बनाया जाता है। पर अगर कहा जाए तो ये कहानी हमें यहाँ तक ही नहीं क्लियर करती। अब हम कुछ चीज़ों को कहा जाए तो अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझा दी, थियोरिटिकल था। पर अब हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए विकास कैसे हुआ, तो अगर कहा जाए सबसे पहले अगर आपको समझाया जाए, जैसे हमने आपको पढ़ा बताया कि यूरोप से अमेरिका तक का इतिहास समझा दिया। तो अब हम समझते हैं 18 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ। अब ये युग था सामाजिक और आर्थिक बदलाव का। सामाजिक आर्थिक बदलाव का। आप देखते हो कि ये युग में आपका थोड़ा इतिहास जो फर्स्ट लेसन रहता है वो राजनीतिक बदलाव को भी दिखाता है। कई सारे देश में क्या होता है कि राष्ट्रवादी आंदोलन होता है। आपको पता ही होगा, फिर आगे चल के हम देखते क्या है, 1796 में 1776 में अमेरिका आजाद हो जाता है। अमेरिका में सैनिक क्रांति हो जाती है। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद हो जाता है ब्रिटेन के गुलाम से। बोस्टन टी पार्टी घटना वो अभी इन फ्यूचर में अगर कभी लेक्चर हाथ समझा दिया जाएगा। पर अगर कहा जाए तो 18 से लेकर 19 शताब्दी कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक बदलाव की थी। और कहीं ना कहीं राजनीतिक में अगर कहा जाए तो राष्ट्रवाद की भावना हम देखते हैं। और ये राष्ट्रवाद की भावना इतनी भयानक थी कि बहुत सारे देशों से क्या हुआ गुजरा। जैसे हमारे देश में आप देखोगे तो 19 टू 20 सेंचुरी में आया था, जहां हमारे भारत में बहुत सारे बदलाव हुए। वहीं अगर कहा जाए तो 19 टू 20 सेंचुरी क्या था, दुनिया में एक प्रथम विश्व युद्ध नामक घटना घट गई। अब प्रथम विश्व युद्ध नामक घटना जो थी, ये विश्व पटल पे क्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी। फिर आप देखते हो कि ये खत्म नहीं हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, है कि नहीं। अब द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, उससे बड़ी घटना थी। पर हमें ये डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा हम जब चल जाएंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ देख लेते हैं 18 से लेकर सामाजिक आर्थिक बदलाव हुआ। पर कुछ अगर कहा जाए तो कुछ नई चीजें आई, जैसे टेक्नोलॉजी आया, औद्योगिक क्रांति हुई, जो आगे के चैप्टर मिलेगा। औद्योगिक क्रांति हुई। अब औद्योगिक क्रांति का जो ये हुआ युग था, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ 1859 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा ये आप समझ रहे हो, ये बदलाव हुआ, राष्ट्रवाद की भावना आई, फिर हम 1920 में आए। इस समय जिस समय की बात हो रही 1920, इस समय देश की भावना बन चुकी थी कि हम एक देश बनाना चाहते हैं। इस समय जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद देश की भावना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की कल्पना है जहां सभी समान रूप से रहेंगे। ये क्या था, 18 से लेके 20 शताब्दी के बीच में हुआ बदलाव। और कई सारे विचारधाराएं जन्म ली, जैसे मार्क्सवाद, उदारवाद का विकसित रूप हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम पर्यावरणवाद को देख सकते हैं। बहुत सारे सामाजिक आंदोलन चालू हो गए भारत में, हम देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन चालू हो गए। तो ये इतिहास का काफी लंबा चरण रहा। और वहीं कहा जाए तो लोग पहली बार टेक्नोलॉजी से परिचित हुए, जहां आप देखोगे वाटरलूम का आविष्कार हुआ, कहीं ना कहीं भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया, एडिसन के द्वारा बल्ब का, बिजली का, जैसे बहुत सारे आविष्कार हुए।
और ये आविष्कार क्या हुआ, कहीं न कहीं सामाजिक बदलाव को भी जन्म दिया, कहीं न कहीं आर्थिक बदलाव को भी जन्म दिया। क्योंकि जब आपको पता होगा समाज में कोई नया चीज़ आता है, वो कहीं न कहीं आर्थिक बदलाव को भी प्रेरित करता है कि भैया जब समाज में कोई नया चीज़ करोगे तब कहीं न कहीं आर्थिक बदलाव होगा, पैसे आएँगे उससे। और जब पैसे आएँगे तो फिर राजनीतिक पक्ष शक्ति बदल सकते हो, जो कि अभी हो रहा है। तो कहा जाए तो ये जो आप देखते हो टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं औद्योगिक जो आप समझ रहे हो कि औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति या इसको औद्योगिक क्रांति का युग कहा जाएगा अगले चैप्टर में। तो ये बदलाव जो है कहीं न कहीं 1859 में इंग्लैंड में हुआ था। बहुत सारी किताब में अलग-अलग डेट देता है क्योंकि ये पहली बार किसी भी देश के लिए औद्योगिक था। औद्योगिक का मतलब ये होता है कि उद्योग स्थापित करना, कृषि से हटकर कुछ नया करना। और इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे रूल बनाया गया दुनिया भर में। और उसके बाद कहा जाए तो हम देखते क्या है कि सामाजिक बदलाव में क्या देखते हैं कि जो दास थे, दास प्रथाएं भी बहुत अपने चरम पे पहुंच गई कि दास बनाने का प्रथा थे, हमारे इंडिया में दास थे, अफ्रीका से दास उठाते थे हम लोग, है ना। तो उसके कई घटनाएं क्या हुई, चालू हो गई। तब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें।